ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त है जनहित का। जनहित में आज बात पानी की। जुमा 3 दिन पहले हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। अगर आप इस खुशी में नहीं नाचे तो अब नाचेगा भी मत, वरना लोग कहेंगे कि जिनके यहां गंदा पानी पीकर लोग मार दिए जाते हैं, जरा उनकी बेशर्मी तो देखिए। चुल्लू भर पानी में बहुत सोच समझकर इंदौर की खबर का ये टाइटल रखा है। और ये 3 चेहरे फोकट में नहीं लगाए हैं, खीसे निपोड़ता ठहाके लगाता पहला चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। इनका वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। दूसरे एमपी के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। 15 मौतों पर भी इनकी मुस्कान बनी हुई है, जबकि सियासी रूप से इनका घंटा बज चुका है। तीसरे इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव हैं। इन्होंने किसी देखा देखी में अपने एक्स प्रोफाइल पर खुद को इंदौर का प्रथम सेवक तो लिख दिया, लेकिन शुद्ध मन और वचन से कर्म कर रहे होते तो गंदे पानी की वजह से 15 जाने नहीं जाती। देखिए, चुल्लू भर पानी में यह खबर देश को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो इंदौर में हुआ वो हो सकता है आपके शहर में भी हो रहा हो। क्योंकि देश में दूषित पेयजल से हर साल तकरीबन 2 लाख मौत हो जाती है, क्योंकि आपका स्वच्छ पेयजल का मूल अधिकार सीवरों में सड़ांध मार रहा है। क्योंकि गंदे पानी से हुई मौत की कीमत 2-2 लाख रुपए का मुआवजा नहीं है। क्योंकि नेताओं ने वोट लेकर आपको गटर का पानी पीने के लिए छोड़ दिया है। तो दोनों विकल्प हैं, या तो जान की कीमत 2-2 लाख रुपए समझकर जैसा पानी मिल रहा है आप वैसा पीते रहिए, या फिर अपनी जान बचाइए। नेताओं और अफसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि वो तो थोड़े बहुत एक्शन दिखाकर, दौरे और मीटिंग करके, फोटो खिंचवाकर, रील्स बनवाकर दूसरे कामों में लग जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिखाई भी दिए। परसों चेहरे पर बड़ी गंभीरता लेकर इंदौर में भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आज उज्जैन में हंसी ठिठोली करते हुए पाए गए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी गई। 50 किलोमीटर दूर पर ही इंदौर में जो कुछ हुआ उसे लेकर कोई पीड़ा या ग्लानि है। जमाने भर की बातें कर रहे थे, लेकिन 15 मौतों पर एक शब्द नहीं बोले। ठहाकों पर ठहाके लगा रहे थे। मोहन जी के मुंह से ये सब कुछ निकल रहा था सिवाय इंदौर और 15 मौतों के। देखिए, दुख में व्यक्ति से गंभीरता और संवेदना की अपेक्षा रहती है, लेकिन इंदौर को न तो ये अपने एमएलए और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पर दिखी, जो फोकट में घंटा बोलकर फजीहत के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत अपेक्षा मुख्यमंत्री मोहन यादव से थी वो उनके ठहाकों में उड़ गई है। अब इंदौर के दूषित पानी कांड पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की संवेदनाओं का एक और बड़ा नमूना देखिए। सिस्टम का सारा जोर इस बात पर है कि कैसे मरने वालों की गिनती कम करके बताएं और पाप का घड़ा अफसरों पर फोड़कर मंत्री और इंदौर के मेयर को बचा लिया जाए। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मोहन सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दूषित पानी की वजह से सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। अब 6 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। मतलब यही तय नहीं है कि दूषित पानी की वजह से मौत की गिनती कितनी बतानी है और कितनी छिपानी है। इंदौर में रहकर ही मंत्री, मेयर और पार्षद सब हवा में अपने आंकड़े लहरा रहे हैं। कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा, उनके ट्रीटमेंट में अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य में। मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। लगातार एक क्राइसिस चल रहा है और 8 दिन में जो लोग हुए हैं वहाँ लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। ये लगभग 15 संख्या है जो डेथ हुई है। अब यही हाल जिम्मेदारी फिक्स करने पर है कि ठीकरा किस पर फोड़ें। एक और करतूत देख लीजिए आप।
जिस पाइपलाइन के जहरीले पानी से लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए 8 अगस्त को नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। इस टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक की थी। टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन टेंडर 100 दिन लेट 29 दिसंबर की शाम को खोला गया। और सुनिए, इंदौर के बीजेपी के मेयर खुद कह चुके हैं कि गंदे पानी की समस्या कई महीनों से यहां बनी हुई थी। इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। तो जिनकी जवाबदेही बनती है वो खुद विक्टिम बन रहे हैं। इसे कहते हैं टोपी ट्रांसफर करना। अब मोहन सरकार का यहां पर अनमना एक्शन भी देखें कि चौतरफा भद्द पिटने के बाद ठहाके वाले मुख्यमंत्री ने ले देकर क्या किया है। आज जाकर चौथे अफसर पर एक्शन हुआ है। 2 दिन पहले पीएचई के इंचार्ज सब इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त किया था। जोनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया था। दबाव पड़ने पर आज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को हटा दिया गया, ताकि लगे कि एक्शन हो रहा है और मोहन जागे हुए हैं। लेकिन इन अफसरों से ऊपर वालों का क्या, जो मेयर हैं और मंत्री हैं, जिन पर हर घर को साफ सुथरा पीने का पानी पहुंचाने का जिम्मा है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए जो उसने इंदौर में किया। सड़कों पर तरह तरह के पोस्टर लहराकर नारेबाजी की। घंटा बोलने पर कैलाश विजयवर्गीय की विशेष खिंचाई की गई और विपक्षी दल की रस्म निभाते हुए मेयर, मंत्री और सीएम मोहन यादव सबका इस्तीफा मांगा। बार बार हत्याएं इंदौर में होती है, ऐसी कई घटनाएं होती है और फिर अधिकारियों के मत्थे मढ़कर अपने पाप को ये छुपाते हैं। तो मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी आज इंदौर के अहंकार और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए इस प्रयास की है कि 15 मौतों की शहादत को हम जाया न जाने दें। गंदे पानी से मौत पर एमपी में माहौल बना तो आज दिल्ली से बड़े कांग्रेस नेता भी इसमें कूद पड़े। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लंबी पोस्ट की है जिसमें लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल ने कहा कि ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करके लिखा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन है। और अब देखिए कि बीजेपी ने अपनी सरकार, अपने सीएम को कैसे डिफेंड किया है। राहुल गांधी ने दूषित पानी पर जो सवाल उठाए उस पर बोलने की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता इस मैटर को जॉर्ज सोरोस पर शिफ्ट करने में जुटे हैं। मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहां से उन्होंने पोस्ट किया है और जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है या इल्हान उमर का लगाया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन घूमोगे वियतनाम, थाईलैंड और बातें करोगे कि भाजपा शासित प्रदेश में यह हुआ है। लेकिन उन सवालों का क्या जो अब बीजेपी के अंदर ही उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने ही खुद अपनी सरकार पर आज बैक टू बैक 3 बम फोड़ दिए हैं। पहली पोस्ट में लिखा, पूरी व्यवस्था शर्मिंदा और कलंकित हो गई है, ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। दूसरी पोस्ट में कैलाश विजयवर्गीय के लिए लिखा, आपकी चली नहीं तो क्यों पद पर बैठे बिस्लरी का पानी पीते रहे, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। तीसरी पोस्ट में उमा ने और सीधे लिखा कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन इस महापाप के लिए अपराध के कटघरे में खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कितने ही ठहाके लगा लें, मंत्री 15 मौतों के सवाल को फोकट का सवाल बोल लें, ग्राउंड रिपोर्ट को घंटा रिपोर्टिंग बोल लें, लेकिन इससे जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। इंदौर के पानी पर 2019 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि इंदौर शहर में 59 जगहों पर पानी पीने लायक नहीं है, यानी दूषित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार चिट्ठी लिखकर चेताया भी था। नगर निगम से कहा गया था कि ट्रीटमेंट के बाद ही पानी की सप्लाई की जाए, यानी खतरा टला नहीं है बल्कि कहीं और भी पैदा हो सकता है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहां पर मौतें हुई हैं वहां पानी के सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जो उस शौचालय की गंदगी से पनपे जिसके नीचे बिछी पाइपलाइन में लीकेज का पता लगा है।
तो आपका शहर भी इंदौर हो सकता है। लेकिन जनहित में हम आपसे कुछ अपील करेंगे, कुछ सलाह भी आपको देंगे। अगर नल में गंदा मटमैला पानी आए, उसमें बदबू हो तो आवाज उठाएं। नगर निगम, जल बोर्ड में ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत जरूर करें। कंप्लेंट नंबर जरूर नोट करके रखें ताकि उसका फॉलोअप ले सकें। बोतलों में पानी का सैंपल रख लें ताकि दिखा सकें, उसका टेस्ट हो सके आगे। इन चक्करों में ना रहें कि 2-4 रोज में साफ पानी आ जाएगा, तब तक उबाल कर पी लेते हैं या बिस्लरी मंगा कर पी लेते हैं, क्योंकि पानी का रंग और गंध तो आप पहचान लेंगे, उसमें घुले हुए बैक्टीरिया आप नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक उसकी पहचान होगी तब तक इंदौर जैसी देर ना हो जाए। बात यूपी पुलिस की कर लेते हैं, जो इन दिनों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश के लिए अलग अलग शहरों में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। इसमें अब यूपी पुलिस ने बांग्लादेशियों को पकड़ने वाली अब मशीन भी इजाद कर दी है, जिसे आदमी की पीठ पर लगाकर वो ये चेक कर रही है कि कौन बांग्लादेशी है और कौन नहीं। इसका सर्टिफिकेट तक बांटा जा रहा है। इस खबर को देखकर, सुनकर आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, चौंकिएगा मत, क्योंकि इस मशीन को लेकर गाजियाबाद जिले की पुलिस अब सवालों में है। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, तो नहीं हो। 26 सेकंड के इस वीडियो ने यूपी पुलिस की पोल खोल दी है, काम करने के तरीके को एक्सपोज कर दिया है। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। खाकी वर्दी में ये अजय शर्मा है, साहेब गाजियाबाद जिले में कौशाम्बी थाने के प्रभारी हैं। 23 दिसंबर का वाकया है जब बांग्लादेशियों का पता लगाने वैशाली की इस झुग्गी में पहुंचे थे शर्मा जी। SHO से साइंटिस्ट बन गए थे। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। SHO साहब ने मशीन लगाने को कहा तो ऐसा लगा कि मानो गाजियाबाद पुलिस नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाली मशीन साथ लेकर घूम रही है। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। साथ खड़े पुलिस वाले भी समझ नहीं पाए कि साहेब कौन सी मशीन मांग रही हैं। खैर, अगले ही सेकंड में साहेब ने उम्मीदों का चिराग अपने हाथों से बुझा दिया, अपने मोबाइल को ही पीठ पर लगा दिया और सवाल जवाब शुरू कर दिया। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे, हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए? मोहम्मद कौसर कहते रहे कि वो बिहार के हैं, बावजूद इसके मोबाइल को मशीन बताकर बांग्लादेशी पहचानने निकले। SHO साहेब अड़े रहे कि भाई तुम तो बांग्लादेशी हो। बोलो कहाँ गए? बांग्लादेश। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। मोहम्मद कौसर और यहाँ रहने वाली रोशनी, रबीला, गुचनी, सबके पास पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक है। रोशनी ने पुलिस वालों को अपना कार्ड भी दिखा दिया, बता भी दिया कि वो अररिया की है, लेकिन वर्दी वाले साहेब तो जिद पर अड़ गए, ना तुम तो बांग्लादेशी हो। अब वायरल हो रहे वीडियो को लेकर आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। SHO साहेब को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद ABP न्यूज की टीम भी उस मोहल्ले में पहुंची और लोगों से बात की। महिलाएं डरी हुई हैं कि विवाद के बाद कहीं झुग्गी तोड़ ना दे। कह रहा है बांग्लादेश में हमें भुगतना पड़ रहा है, इंडिया के लोगों को, गरीब लोगों को, कि तुम लोग बांग्लादेश से आए हो, ये हो वो। ऐसे थोड़ी किसी के साथ किया जाता है। हमें डराने की कोशिश जो कर रहे थे ना, पर हम डरे नहीं, हम ढीठ के तरह खड़े रहे। बस हम जब यहाँ के, हम क्यों बोले बाहर देश के, कहीं के, हमारे पास सारे प्रूफ है। घर नहीं है भैया, झुग्गी में रहता है, इसलिए कोई भी आता बोल देता है तुम लोग बांग्लादेशी हो। तो अब प्रूफ देखिए ना, हमारा मम्मी पापा का जो जगह जमीन था गांव में, उसका खतियान देखिए। क्या कर सकते हैं बोलने वालों के लिए? हम जो है वो तो हम जानते हैं ना, हम कितनों को समझाएंगे। उनके ऊपर भी तो बात लागू होते हैं, वो भी तो इंडिया में ही है, उन्हें भी कल को कोई बोल सकता है। तो वो चीज़ उन्हें समझना चाहिए कि किससे कैसे बोलना है। SHO अजय शर्मा ने मशीन वाली बात मजाक में कही या फिर मंशा कुछ और थी, ये बेहतर उनको पता होगा। लेकिन इस वीडियो ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को फिर से सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है।
अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। योगी सरकार और यूपी पुलिस को घेरा है। जिस तरह की घटना गाजियाबाद में एक पुलिस अधिकारी एक नागरिक से बस्ती में ये जाके कहते हैं कि ये डिवाइस बता रही कि तुम बांग्लादेशी हो, तो सवाल ये है कि अपने देश के नागरिकों को बांग्लादेशी बताना, विदेशी नागरिक बताना, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नफरत और सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की जो राजनीति है उसके कारण हो रहा है। और इस बात का है कि मुस्लिम समाज को टारगेट करके बांग्लादेशी बना करके बांग्लादेशी कह करके उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बिना किसी कारण के जेल की सलाखों में डाल सकते हैं। जोगी बाबा कह ही रहे हैं कि हम यहाँ पर टॉर्चर रूम बना रहे हैं। तो इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। और पुलिस का जो कार्य प्रणाली है, ऐसा लगता है कि जोगी बाबा ऐसे लोगों को इसलिए डिप्यूट किए हुए हैं कि उनको अपना जो सरकार का यूएसपी गिर रहा है उसको बचाए रखना है। बात अब राजस्थान की करते हैं। क्या पत्थरबाजों का एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है? पत्थरबाजों से निपटने का योगी मॉडल आज राजस्थान ने भी अपना लिया है। जयपुर से सटे हुए चौमू में पिछले शुक्रवार को मस्जिद के सामने अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। आज उस इलाके में नगर परिषद का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। पत्थरबाजी के केस में 19 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। गली में बुलडोजर, दुकान पर बुलडोजर, मकान पर बुलडोजर, सीढ़ियों पर बुलडोजर, जिधर देखिए बुलडोजर ही बुलडोजर। 1, 2, 3, 4, आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। ये जयपुर से सटा चौमू है, जहां नगर परिषद का दस्ता बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण पर टूट पड़ा है। जड़ से सफाई का काम चल रहा है। ये वही चौमू है जहां 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात उपद्रवियों ने मस्जिद के सामने सड़क कब्जाने की कोशिश की। पुलिस वाले जब रोकने पहुंचे तो उन पर पत्थरों से हमला किया गया था। अब उसी का बदला कहिए या कार्रवाई का मिला मौका समझिए। नगर परिषद ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ घरों पर अवैध कब्जा करने की वजह से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, तो कुछ को सील भी कर दिया गया है। पुलिस को जांच में एक एयरगन भी मिली है। हथियार नहीं मिला, एक खुले में जो ढेर था कचरे का और लोहे का, उसके बीच में से एक पुरानी एयरगन टाइप का वो मिला है। हथियार नहीं है, कोई किसी तरह का हथियार होगा तो निश्चित रूप से हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, पर वो तो हमने वेरीफाई कर लिया एयरगन है। घटना का दिन भी शुक्रवार का था और आज बुलडोजर एक्शन भी शुक्रवार को हुआ, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ने नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों से बात की, जो बुलडोजर की कार्रवाई को मस्जिद वाली घटना का नतीजा मान रहे हैं। दहशत का माहौल बनाया गया सर, ये आप भी देख रहे हो, दहशत का माहौल बनाया गया और इस तरीके से बनाया गया है कि हम जो है हम हमारे धंधे को छोड़ के हम हमारे मेले का हमारे यहाँ का ध्यान रखना पड़ रहा है हमें। आज ये प्रशासन की कार्रवाई आज ही क्यों हुई? आज ही नगर पालिका की कार्रवाई तो पहले भी हो सकती थी, जिससे पहले आज से 25 जो ये तारीख हुआ उससे पहले भी तो प्रशासन का काम चल रहा था। आज ही ये सारा इतना जो है आलामा आया, यहाँ पे इतना जामा लगा, क्यों लगा? लेकिन सरकार ने कहा कि ये कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के समर्थन में। देखिए, चौमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था और उसके विरुद्ध प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। 29 दिसंबर को ही प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने को लेकर यह नोटिस चस्पा किया था, जिसकी मियाद 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी है। उसी के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। चौमू में जो बवाल हुआ था उसमें अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद यूएपीए एक्ट में बीते 5 सालों से जेल में बंद है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप हैं। उमर खालिद की जेल बंदी को लेकर सियासत भी काफी तेज होती रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी सांसदों की एंट्री भी हो गई है। जोहरान ख्वामे ममदानी। नए साल पर जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क मेयर पद की शपथ ली। और शपथ लेने एक दिन बाद भारत में जोहरान ममदानी की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। जोहरान ममदानी ने यह चिट्ठी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को भेजी है, जिसमें लिखा है, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। जोहरान ममदानी की उमर खालिद को लिखी इस चिट्ठी का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उमर खालिद के पिता से बात की। देखिए, मैं और मेरी वाइफ जो है वो अमेरिका के दौरे पे थे, मेरी बेटी वहाँ पे है, तो उनसे मुलाकात के लिए हम लोग गए थे। तो तो मेरी ख्वाहिश ये हुई थी कि जोहरान ममदानी से मैं मुलाकात करूं, इसलिए कि भाई जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन जीता है वो एक बहुत ही बड़ा अहम वाक़या है। 2023 में उन्होंने उमर का एक जेल डायरी पब्लिक प्रोग्राम में पढ़कर सुनाई थी, तो उसका शुक्रिया भी अदा करना था। हमें खुशी है कि उन्होंने वक्त दिया और तकरीबन 25 मिनट तक हमारी मुलाकात उनके साथ हुई। और फिर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि मैं यानी हमने उनसे कहा कि भाई उमर के लिए भी आपकी कुछ बात हो तो बताइए, हमारी मुलाकात होगी जल्दी, तो उनसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा मैं उनके नाम से एक लेटर लिख देता हूँ। तो उन्होंने एक मुख्तसर सा खत अपनी राइटिंग में लिख कर दिया उमर को। यानी ममदानी ने ये चिट्ठी दिसंबर महीने में लिखी थी, जिसे सार्वजनिक करने के लिए उमर के परिवार ने ममदानी की शपथ के मौके को चुना। इसी मुलाकात में उमर के माता पिता ने 8 अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात की थी। इन सांसदों ने भी भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने वाले एक सांसद जिम मैकगवर्न ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस महीने की शुरुआत में मैं उमर खालिद के माता पिता से मिला, जिन्हें भारत में 5 साल से ज्यादा समय से बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है। मैं और मेरे साथी ये आग्रह कर रहे हैं कि उमर खालिद को बेल दी जाए और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार निष्पक्ष और समय पर ट्रायल हो। भारत के अंदरूनी मामले पर अमेरिकी सांसदों और मेयर के दखल से सियासी संग्राम छिड़ गया है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को शरण दे करके और उनका समर्थन करना और उनके लिए लॉ की गुहार करना, मुझे लगता है कम से कम नए मेयर बने ममदानी जी को तो शोभा नहीं देता। उनको अमेरिका के अंदर हिंदू द्रोही घटना घटी हैं, मंदिरों पर हमले हुए हैं, उन पर तो उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जिन्होंने जो टिप्पणी किया है, अगर आप देखिएगा, अच्छा आप बताइए कि किसी व्यक्ति को आप उठा करके 5 साल जेल में रख दीजिए बिना ट्रायल का, और यदि वो प्रूवन गिल्टी नहीं है, यदि दोषी नहीं है और वो 5 साल से जेल में है, क्या उसके साथ में न्याय हुआ? देखिए, ये भारत देश जो है ना, मतलब यहाँ जो कानून है सबसे बेस्ट कानून है, और इस कानून को कुछ लोग जो है ना उस पर कभी कभी इस प्रकार की जब कहानी आती है, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनली लोग जब इस प्रकार से बोलते हैं, तो पूरे दुनिया में बदनामी होती है। जिस उमर खालिद की जमानत का मामला इंटरनेशनल रंग ले चुका है, वो मामला क्या है जरा वो समझिए। 2020 दिल्ली दंगों की ये तस्वीर है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे, तब उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से झुलस रही थी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों में साजिश के आरोपों में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद पर यूएपीए समेत भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगी हैं। तब से अब तक उमर खालिद जेल में बंद है। हालांकि 2 बार कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ उमर को जमानत दी थी, जब उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होना था। उमर खालिद की जमानत पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से एक साक्षात्कार में सवाल किया गया था, जब उन्होंने बताया, उमर खालिद के मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने कम से कम 7 बार या उससे अधिक बार सुनवाई टालने की मांग की थी। किसी भी केस की मेरिट मीडिया में दिखाए जा रहे नैरेटिव से काफी अलग हो सकती है। न्यायाधीश बिना किसी पूर्वाग्रह के मामलों के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उमर की नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी भारतीय संविधान के तहत कानूनी प्रक्रिया चलेगी, न कि अमेरिका के दबाव से। और अब आज का जनहित मंत्र, जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है बोलकर बुरे बन जाओ।
तो जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।